Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Very Good morning, sir. Very good morning. आवाज आ रही है सब तक? Yes, sir. एक बार ये भी बताओ कि बोर्ड पे साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. चलो Yes, अब sir. लास्ट ओके रवाई नहीं एक बोल लास्ट में रहे ये और बता दो कि कहाँ तक पढ़ा दिया था? अच्छा वो विद्या चल रही थी ना जिसमें मैंने विषम कोशी बताया था, ठीक है, घट परणी पादप वहां तक ही बता दिया था ना? चलो फर्स्ट चैप्टर में देखो एक चीज और बच रही है, और फर्स्ट चैप्टर में जो इस चैप्टर का जो लास्ट पढ़ा हुआ है एक छोटा सा टॉपिक है, वो कंप्लीट करके हम चैप्टर नंबर 2 में जाने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में क्या बच गया, उसकी हेडिंग क्या है, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर में पढ़ने के लिए क्या बच गया था। ठीक है, तो हेडिंग क्या है? हेडिंग ये है पोषक तत्वों की। Morning, sir. क्या हुआ? Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। अब बेटा सब अपनी अपनी आवाज म्यूट कर लो, कोई भी अपनी आवाज नहीं खोलेगा। मृदा में पोषक तत्वों की। सर इसी टाइम पे इंग्लिश की लगती है, इंग्लिश की लेनी है कि साइंस की? साइंस की बेटा, इंग्लिश का भी आया मैसेज। सर इंग्लिश की भी इसी टाइम पे है। इंग्लिश की भी इसी टाइम पे है? यस सर। अच्छा इंग्लिश कौन ले रहा है बेटा? हिमांशी मैम। कौन सी मैडम? हिमांशी मैम। अच्छा रुको रुको टाइम चेंज है। अच्छा अच्छा बेटा रुको, एक मिनट रुको। दो मिनट रुको, मैं देख लेता हूं एक बार। सर इंग्लिश के 8:50 की है। यस सर। यस सर। अभी 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 साइंस की है ना? यस सर। फिर आपने इंग्लिश के लिए कैसे बोला? सर हमने तो नहीं बोला। अभी तो ठीक है ना साइंस के लिए? यस सर। चलो चलो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। देखो पढ़ना क्या हमें, ठीक है। पढ़ना क्या है? मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति। मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति। मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति समझना ध्यान से। देखो हेडिंग क्या है, हेडिंग को डिटेल से लोगे आप। एक मिनट इसको थोड़ा सा ओके। देखो हेडिंग क्या डाल रखी है मैंने, हेडिंग डाल रखी है मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति। मृदा आप सब लोग जानते हो, मृदा मिट्टी को बोलते हैं, और पोषक तत्वों का मतलब होता है कि पेड़ पौधों को पाए जाने वाले पोषक तत्व। देखो पेड़ पौधों के पास में यहाँ पर जो पोषक तत्व शब्द आ रहा है ना, पोषक तत्वों का मतलब होता है खनिज लवण। कि मृदा में पोषक तत्व या खनिज लवणों की पूर्ति कहाँ से होती है? सॉरी, पेड़ पौधों को खनिज लवणों की पूर्ति कहाँ से होती है? पेड़ पौधों में खनिज लवणों की पूर्ति होती है मृदा से। होता कैसे, थोड़ा सा मैं समझाऊं तुम्हें डिटेल से। मान लो ये मृदा है और यहाँ पर लगा हुआ है एक पौधा, और ये नीचे आ रही है पौधे की जड़ें। अब इस मृदा के अंदर तो क्या है? खनिज लवण। मृदा के अंदर क्या है? खनिज लवण। खनिज लवण बोल सकते हो, या इनको आप बोल सकते हो पोषक तत्व, या इनको क्या बोला जाता है? पोषक तत्व है, कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हो।
मृदा में खनिज लवण मौजूद है, मृदा में पोषक तत्व मौजूद है। पहली बात, मृदा में खनिज लवण कहाँ से आए, मृदा में पोषक तत्व कहाँ से आए, तो वो बता दूं, मृदा में खनिज लवण और मृदा में पोषक तत्व आते हैं खाद से। हम मिट्टी में, अपने खेत में, भूमि में खाद डालते हैं कि नहीं डालते, उर्वरक डालते हैं कि नहीं डालते, तो खाद और उर्वरक से मृदा में किसकी पूर्ति हो जाती है, खनिज लवणों की, पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, अब यही खनिज लवण और यही पोषक तत्व मृदा से किसमें जाते हैं, ये मृदा से जाते हैं पौधों की जड़ों में। मृदा से किसमें जा रहे हैं, पादप की जड़ों में। पादप की जड़ों से किसमें आया, तने में। तने से किसमें आ गया, पत्ती के अंदर। तने से किसमें आ गया, पत्ती में। तो ध्यान रखना, मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति, सॉरी पादपों में, पेड़ पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है मृदा से। ठीक है, तो मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति या मृदा से पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति। अब ध्यान देना, कुछ कुछ इंपोर्टेंट पोषक तत्व बताता हूं मैं, कुछ कुछ इंपोर्टेंट या मेन पोषक तत्व जिनकी जरूरत है किसको, पेड़ पौधों को। जैसे मैं एग्जांपल दूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इन 5 पर ध्यान देना। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, ऐसे बहुत सारे खनिज लवण हैं जिनको जरूरत है, जिनकी जरूरत है पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को सब कुछ चाहिए, पेड़ पौधों को देखो बहुत सारे खनिज लवण चाहिए, लेकिन हमें कौन कौन से खनिज लवण पर ध्यान देना है, हमें इन खनिज लवणों पर ध्यान देना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। अब बताओ, ये जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस, इन सब की जरूरत है पेड़ों को। अब पेड़ों में ये सारी चीजें कहां से आएगी, या तो हवा से या मिट्टी से। बस आप अपने दिमाग में यही बिठा लो। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि पेड़ पौधों के पास खनिज लवण कहां से आते हैं, मृदा में खनिज लवण कहां से आते हैं। अगर खनिज लवण आते हैं तो कौन कौन से आते हैं, तो आपको इन 5 खनिज लवणों पर ध्यान देना है, इन 5 पोषक तत्वों पर ध्यान देना है। अब नोटिस करना, ये जो कार्बन है, नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये पादप तक पहुंचते हैं हवा से। ये तो देखो, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो वायुमंडल में है ना सारे के सारे, ये तो कहां पर है, वायुमंडल में। तो वायुमंडल से किस में चले जाते हैं, पेड़ की पत्ती में। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही गैस है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों की तीनों ही क्या है, गैस है। तो ये तो सारी की सारी गैसें चली जाती है वायुमंडल से पादप में। लेकिन सल्फर है, फास्फोरस है, जिंक है या कॉपर है, Fe है, ये जितने भी तत्व है ना, ये सारे जाते हैं किससे, खाद से। ये मृदा से, ये मृदा से किस में पहुंचेंगे, पादप के अंदर। तो आप सीधे और सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों को खनिज लवणों की जरूरत पड़ती है, पेड़ पौधों को खनिज लवणों की जरूरत पड़ती है। कुछ खनिज लवण हवा से आते हैं, समझ में आ रही होगी बात, कुछ खनिज लवण हवा से आते हैं और कुछ खनिज लवण मिट्टी से जाते हैं। पेड़ पौधों के पास, बड़ा आवाज नहीं, तानिया आवाज म्यूट करो, म्यूट करो आवाज, तानिया मीणा। तो मैं ये कह रहा था कि पादप हो या पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधों के पास में कुछ पोषक तत्व, कुछ खनिज लवण तो आते हैं वायु से, कुछ पोषक तत्व और कुछ खनिज लवण आते हैं मृदा से। अब वायु में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कहां से आए, वो तो वायुमंडल से आए। और मृदा के अंदर पोषक तत्व कहां से आए, मृदा के अंदर पोषक तत्व आए खाद से, उर्वरक से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति, मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा टेढ़ा है। अभी अभी मैंने क्या बोला, अभी अभी मैंने बोला, एक बार इन 2 को भूल जाओ आप, क्योंकि ये तो मिट्टी से आएंगे, नीचे से आएंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों की तीनों क्या है, गैस। कार्बन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। तो ऑक्सीजन तो पेड़ पौधों को मिल जाती है वायुमंडल से, वायुमंडल से सीधी चली जाती है पत्ती के अंदर। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से ऑक्सीजन पेड़ के अंदर चली जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन तो एक ठोस चीज है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है वो किस में पाया जाता है, CO2 के अंदर। किस में पाया जाता है, CO2 के अंदर। ठीक है, तो ये CO2 भी वायुमंडल, वायुमंडल से सीधी पत्ती के अंदर। अब बची कौन सी गैस, नाइट्रोजन। तो आप यही सोच रहे होंगे
आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर नाइट्रोजन भी सीधी वायुमंडल में है ही और वायुमंडल से सीधी पत्ती में चली जाएगी, लेकिन ये स्पेशल आप इस चीज पर नोट करोगे कि नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडल में पाई जाती है और सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन को पेड़ पौधे पत्ती के द्वारा नहीं ले सकते। बस यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। इस चीज को आप सबसे अच्छे से नोटिस करोगे कि नाइट्रोजन एक गैस होते हुए भी नाइट्रोजन पेड़ पौधों की पत्तियों तक तो पहुंच सकती है, लेकिन पेड़ के अंदर नहीं जा सकती। अब सोचने की बात है, समझने का एक मुद्दा है कि सर नाइट्रोजन पादप में क्यों नहीं जा सकती, नाइट्रोजन पत्ती में क्यों नहीं घुस सकती? ऐसा क्या है जब पत्ती में ऑक्सीजन घुस सकती है, जब पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुस सकती है, तो पत्ती में नाइट्रोजन क्यों नहीं जा सकती? अगर नाइट्रोजन नहीं जा सकती तो फिर नाइट्रोजन पादप तक आएगी कैसे? तो ये तो मैं बता दूं, देखो नाइट्रोजन को पत्ती के द्वारा नहीं लिया जाता है, नाइट्रोजन को लिया जाता है जड़ों के द्वारा। नाइट्रोजन को किसके द्वारा लिया जाता है? जड़ों के द्वारा। इसीलिए मृदा में नाइट्रोजन का आना जरूरी है, और फिर मृदा से पूर्ति होगी पादप तक किसकी? नाइट्रोजन की। तभी तो हेडिंग डाली है, मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति। पहले नाइट्रोजन आएगी मिट्टी में, मिट्टी से पादप की जड़ों तक, और जड़ों से आएगी पत्तियों तक। ठीक है, अब सोचने लायक बात यह है, समझने लायक बात यह है कि नाइट्रोजन पत्ती में क्यों नहीं जा सकती, नाइट्रोजन पत्ती में क्यों नहीं जा सकती? इसके लिए हमें एक छोटा सा चक्र पढ़ना पड़ेगा जिसे बोला जाता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र ध्यान देना, नाइट्रोजन साइकिल। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? हाँ बेटा सर बताओ, वो क्या हुआ? साफ नहीं दिख रहा है बोर्ड पे। दिखाई नहीं दे रहा? यस सर। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा? देखो देखो एक बार, रुको एक बार। सर अब दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस सर। ठीक है, देखो पढ़ना क्या हमें? नाइट्रोजन चक्र। सबसे पहले बेटा आप अपने माइंड में सेट करोगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ आप अपने दिमाग में इतना सा डाल लो, हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि पेड़ पौधों के पास, वृक्षों के पास, पादपों के पास खनिज लवण या पोषक तत्व कैसे जाते हैं। फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि कुछ पोषक तत्व तो हवा से आ जाते हैं, कुछ पोषक तत्व पानी से जाते हैं, और कुछ पोषक तत्व मृदा के साथ जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया कि जितनी भी गैसें होती है सारी की सारी गैसें पत्ती के माध्यम से, वायुमंडल में सारी गैसें होती है, सारी गैसें पत्ती के पास आएगी। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से ये गैसें कहाँ चली जाती है? पादप के अंदर। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है, नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो पत्तियों के द्वारा पादप में नहीं जा सकता, पत्तियों के द्वारा पादप में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? यही मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और उसके लिए मैं क्या पढ़ना पड़ेगा? नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। अब ध्यान देना थोड़ा सा, नाइट्रोजन साइकिल क्या चीज है? ये है क्या? नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन को किससे लिखते हैं? N2 से। नाइट्रोजन को किससे लिखते हैं? N2 से। क्या है ये? नाइट्रोजन। ठीक है, अब कोई बता सकता है तुम में से कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? कोई भी आंसर दे सकता है? यस सर। कितना? सर 78%। शाबाश सर 70। 78%। हाँ ओके, राइट आंसर। नाइट्रोजन की जो अवेलेबिलिटी है, नाइट्रोजन पाया जाता है, वो कितने परसेंटेज पाया जाता है? 78%। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। कहां पर? वायुमंडल में। अब एक चीज का ध्यान रखना, नाइट्रोजन के आगे मैंने क्या लगा रखा है? चक्र। नाइट्रोजन के आगे क्या लगा रखा है? चक्र। मतलब नाइट्रोजन एक चक्र के रूप में चलने वाला है, नाइट्रोजन एक चक्र के रूप में चलने वाला है। देखो कैसे चक्र किसे कहते हैं हम? जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है,
जिसने यहां से चलना शुरू किया और ये चलकर अगर ये वापस उसी जगह पर आ जाता है, इसी को तो क्या बोलते हैं, चक्र। चक्र का मतलब ये है कि जो वस्तु जहां पर थी ना, तो वो घूम कर उसी जगह पर आ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, चक्र। जैसे मैं इस रूम में चक्कर लगाऊं, मैं इस कमरे में चक्कर लगाऊं, मैं यहाँ से चक्कर लगाना चालू करूंगा तो मैं इधर से जाऊंगा, सीधा जाके वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। इसका मतलब एक चक्कर लगा दिया मैंने। चक्कर का मतलब इतना सा समझ लिया करो कि जो वस्तु जहां से चलेगी उसी जगह वापस आ जाएगी, तो उसका चक्र क्या हो गया, पूरा। तो शायद नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और ध्यान रखना, नाइट्रोजन का चक्र चलना जरूरी है, नाइट्रोजन का चक्र चलना जरूरी है। कैसे? अब आप सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं देता हूं समझने के लिए। मान लो ये कोई पादप है, ये क्या है, कोई पादप है। अगर ये नाइट्रोजन इस पादप तक आ गई, ये नाइट्रोजन देखो, ये नाइट्रोजन इस पौधे तक आ गई 78%। अब सोचो कितने दिन हो गए इस पृथ्वी को बने हुए, कितने दिन हो गए इस ब्रह्मांड को बने हुए, न जाने कितने पेड़ पौधे हैं, न जाने कितने वन है, जंगल है। क्या पेड़ पौधे नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो अब तक तो बताओ सारी नाइट्रोजन खर्च हो जाती कि नहीं खर्च हो जाती? मान लो हमारे पास 10 लड्डू है, हम एक एक लड्डू उठा के खा रहे हैं, तो लड्डू तो खत्म, लड्डू तो खत्म। लड्डू खत्म इसलिए हुए कि चक्र नहीं चला। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम नहीं था कि हमने लड्डू खाए और वापस भेज दिया, खाया वापस भेज, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन नाइट्रोजन के साथ ऐसा हो सकता है। सोचो अगर ये पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का यूज करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, तो एक दिन ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अब तक तो हो जानी चाहिए थी, अब तक तो नाइट्रोजन खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इस नाइट्रोजन को वापस भी छोड़ रहे हैं। नाइट्रोजन को काम में भी ले रहे हैं, वापस भी छोड़ रहे हैं, नाइट्रोजन को काम में भी ले रहे हैं, वापस भी छोड़ रहे हैं। तो बताओ नाइट्रोजन का चक्कर चल रहा है कि नहीं चल रहा? और नाइट्रोजन की संख्या में भी कोई कमी नहीं आ रही। पेड़ पौधे ने काम में ले लिया और वापस छोड़ दिया, काम में ले लिया वापस छोड़ दिया। तो नाइट्रोजन की कमी नहीं आ रही, नाइट्रोजन की कमी नहीं आ रही। और ये एक चक्र चलता रहता है जिससे सभी पेड़ पौधों का, सभी जीव जंतुओं का काम चलता रहता है। तो ये चीज तो समझ में आ गई होगी। अब मुझे ये पढ़ाना है कि ये चक्र कैसे चलता है, ये नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलती है, नाइट्रोजन चक्र कैसे चलता है। ध्यान देना, देखो नाइट्रोजन चक्र पढ़ा जाएगा 4 चरणों के रूप में। नाइट्रोजन चक्र कितने चरणों में पढ़ा जाएगा? 4 चरणों के रूप में। सबसे पहला जो चरण है वो ये है, ध्यान देना, उसे बोला जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। सेकंड पॉइंट है वो क्या है, वो है ये नोट करना है क्या? क्या हुआ? ये नोट करना है। हाँ अभी रुक जाओ थोड़ी देर, बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो इसको। सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद में आता है अमोनीकरण, और इसके बाद में आता है नाइट्रीकरण। एक मिनट रुकना बेटा, नाइट्रोजन ठीक है। अब ध्यान देना, वैसे तो नाइट्रोजन चक्र काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपको 3 पॉइंट फॉलो करने हैं, 3 स्टेप देखने हैं। सबसे पहले है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसके बाद में अमोनीकरण, उसके बाद में विनाइट्रीकरण। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है अभी तुम्हारे कुछ भी समझ में अब आएगा। ध्यान देना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि पेड़ की पत्तियां सभी गैसों को अवशोषित कर सकती है लेकिन नाइट्रोजन को नहीं। नाइट्रोजन पेड़ पौधों की पत्तियों में नहीं घुस सकती। क्यों? इसका एक ही आंसर है कि नाइट्रोजन एक जटिल यौगिक है, नाइट्रोजन हार्ड है, जटिल है। जटिल का मतलब ऐसे समझ सकते हो, बड़ा मोटा हार्ड कैसे भी। जैसे मान लो हम एक रोटी एक साथ नहीं खा सकते,
जबकि रोटी के टुकड़े मुंह में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जबकि पूरी रोटी मुंह में नहीं जा सकती। ठीक है, कोई बोले सर मैं तो ऐसे कर करके ले जाऊंगा, ये कोई बात थोड़ी, बहुत सारी रोटियां एक साथ लेके जाओ कि नहीं जा सकती ना। तो उसी प्रकार जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो छोटी छोटी गैसें हैं, वो पेड़ों में जा सकती है। नाइट्रोजन एक जटिल यौगिक है, नाइट्रोजन एक लार्ज लेवल पर पाई जाने वाली गैस है, वो डायरेक्ट पेड़ में नहीं घुस सकती। तो बताओ नाइट्रोजन जटिल यौगिक है, पहले उसको सरल यौगिकों में बदलना पड़ेगा। इस चीज का स्पेशल ध्यान दोगे। नाइट्रोजन कैसा यौगिक है, जटिल। नाइट्रोजन किस टाइप का यौगिक है, जटिल यौगिक। तो इस जटिल यौगिक को किस में बदलना पड़ेगा, सरल यौगिकों में, सरल यौगिकों में। जैसे बहुत बड़ी रोटी को जटिल मान सकते हो, तो रोटी को सरल में बदलना पड़ेगा, मतलब रोटी के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो रोटी तो थी जटिल, अब वो टुकड़े क्या हो गए, सरल हो गए ना। ठीक उसी प्रकार N2 क्या है, N2 तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन तो क्या है, जटिल है, इसको सरल में बदलना पड़ेगा। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में तोड़ना पड़ेगा। देखो नाइट्रोजन खुद यौगिक है, नाइट्रोजन खुद एक जटिल यौगिक है, इसको सरल यौगिकों में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक जटिल यौगिक है, अब इसको सरल में किस में बदले, पहले नाइट्रोजन को बदलना पड़ेगा NO2 माइनस, NO2 माइनस, फिर नाइट्रोजन को बदलना पड़ेगा NO3 माइनस। आप सोच रहे हो सर ये क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा, नाइट्रोजन जटिल है उसको सरल में बदल रहा हूं, क्योंकि ये जो N2 है ना, इसको पेड़ पौधे नहीं ले सकते, लेकिन पेड़ पौधे इनको ले सकते हैं। अब ये क्या है, ये तो है नाइट्रोजन, ये तो क्या है, नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको क्या बोलते हैं, अब इसमें नाम याद करना है, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। इसको नाइट्राइट बोलते हैं और इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। ध्यान देना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को पहले किस में चेंज किया गया, नाइट्राइट में, NO2 माइनस में, NO2 माइनस में। अब नाइट्राइट को किस में चेंज किया गया, NO3 माइनस में, मतलब नाइट्रेट में। पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बदला नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को बदला किसमें, नाइट्रेट के अंदर। किस में बदल दिया, नाइट्रेट के अंदर। तो ये तो है जटिल, ये तो क्या है, जटिल, और ये दोनों क्या है, सरल। बताओ इतना काम क्यों किया जा रहा है, इतना काम इसलिए किया जा रहा है ताकि पेड़ों की पत्तियां इसको आसानी से ग्रहण, सॉरी, ताकि इसको पेड़ों में पहुंचाया जा सके, ताकि इसको पेड़ों में पहुंचाया जा सके। ध्यान रखना, नाइट्रोजन को पत्तियों के द्वारा नहीं लिया जा सकता, नाइट्रोजन को मिट्टी के द्वारा जड़ों के माध्यम से भेजा जाएगा, तो जड़ें भी इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकती, जड़ें भी इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकती। तो नाइट्रोजन को बदलना पड़ेगा नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। अब ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है ना, इनको पेड़ की जड़ें अवशोषित कर लेती है, जिससे नाइट्रोजन पादप के अंदर आ जाती है। वो मैं चक्कर में समझाऊंगा अभी, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब ध्यान देना, नाइट्रोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। बात समझ में आ रही है, नाइट्रोजन के जटिल यौगिकों को नाइट्रोजन के सरल यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रहा है? यस सर। ठीक है, नाइट्रोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये जटिल था और इसको सरल में बदल दिया। अब एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सर नाइट्रोजन को जटिल से सरल में किसने बदला, नाइट्रोजन जटिल है तो जटिल को जटिल से सरल में किसने बदला। तो ध्यान रखना, जटिल नाइट्रोजन को सरल नाइट्रोजन में बदलने का काम करते हैं सूक्ष्म जीवाणु। बैक्टीरिया नाम सुना होगा, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हवा में भी पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया मिट्टी में भी पाए जाते हैं, तो ये नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा ये काम किया गया है, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। तो बताओ पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, कौन सा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो अब ध्यान देना, नाइट्रोजन चक्र समझाने वाला हूं उधर में, नाइट्रोजन चक्र थोड़ा सा देखना, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं।
N2 क्या है? नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78। अब नोटिस करना, ये है मृदा, ये क्या है? मृदा। और मान लो यहां पर एक पादप लगा हुआ है, ऐसे। ध्यान देना। अब बताओ, अब सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि नाइट्रोजन को पत्तियां तो ले नहीं सकते, इसे पत्ती बना सकते हो आप चाहो तो। चलो ध्यान देना, इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधों की पत्तियां तो ले नहीं सकती। बताओ क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जटिल यौगिक है, जटिल को पेड़ पौधों की पत्तियां एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो नाइट्रोजन को सरल में तोड़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन को सरल में कौन तोड़ेगा? नाइट्रोजन को सरल में तोड़ेंगे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव हवा में भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन को इस मृदा में लाना पड़ेगा, नाइट्रोजन को मृदा में लाना पड़ेगा। तो बताओ नाइट्रोजन मृदा में कैसे आएगी? नाइट्रोजन मृदा में कैसे पहुंचेगी? तो ध्यान देना, नाइट्रोजन मृदा में आएगी जब बिजली कड़कती है ना, बिजली। आपने देखा होगा बारिश का जो मौसम होता है, बहुत ज्यादा तूफानी रातें होती है या भयंकर बारिश वाला मौसम होता है, उसमें बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कने के दौरान कई बार बिजली नीचे भी गिरती है। यहाँ पर इतनी बिजलियां नहीं गिरती, लेकिन बहुत जगह पर बहुत ज्यादा बिजलियां गिरती है। तो बिजली आके गिरती है कि नहीं गिरती नीचे? तो देखो, जैसे मान लो ये बिजली की गर्जन, और बिजली की गर्जन मान लो आसमान में बिजली कड़क रही है, बिजली की गर्जन है, और एक कुछ बिजली नीचे आकर गिर गई, बिजली नीचे आ गई। इसी बिजली के साथ नाइट्रोजन कहां पर आ गई? नीचे। बिजली कहाँ कड़क रही है? आसमान में। आसमान में कड़क रही है ना, तो उसमें नाइट्रोजन भी तो मिक्स हो गई ना। तो जैसे ही बिजली नीचे आके गिरी, इस बिजली की गर्जन के साथ नीचे कौन आ गई? नाइट्रोजन। समझना बेटा ध्यान से, इस बिजली की गर्जन के साथ नीचे कौन आ गई? नाइट्रोजन। अब यहां से लेना, N2 नीचे आ गई ना, N2। अब N2 जटिल है, नाइट्रोजन जटिल है ना, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट जड़ों तक नहीं जा सकती, क्योंकि नहीं लेंगी जड़ें इसको, जटिल रह गए ना, पहले इसको सरल में बदलना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन को पहले चेंज किया जाएगा किसमें? आपको पता है, नाइट्रोजन को पहले किसमें चेंज किया जाएगा? NO2 माइनस में, NO2 माइनस में। फिर NO2 माइनस को किसमें चेंज किया जाएगा? NO3 माइनस में। तो पहले नाइट्रोजन, फिर NO2 माइनस, फिर NO3 माइनस, और इस चक्र को क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को बोलेंगे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब बताओ, ये तो थी जटिल नाइट्रोजन और ये है सरल नाइट्रोजन, और ये जो सरल नाइट्रोजन है, सरल नाइट्रोजन अब किसके पास पहुंच गई? पेड़ की जड़ों तक। तो पेड़ की जड़ें इसको अवशोषित कर लेती है, पेड़ की जड़ें इसको क्या कर लेंगी? अवशोषित कर लेंगी। अब नाइट्रोजन आ चुकी है, देखो ये रही NO3 माइनस के रूप में आ गई। अब नाइट्रोजन किसके अंदर आ चुकी है? पादप के अंदर। नाइट्रोजन किसके अंदर आ चुकी है? पादप के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का क्या करेंगे? पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का क्या करेंगे बताओ? तो मैं बता दूं, पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को काम में लेते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस काम में लेंगे? प्रोटीन बनाने के लिए। तो पेड़ पौधे इसका प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है, और इसको चेंज कर देंगे अमोनिया में। इसको किस में चेंज कर देंगे? अमोनिया के अंदर। अब ध्यान रखना, इन पेड़ पौधों को कौन खाता है? जानवर। पेड़ पौधों को कौन खाता है? जानवर। पेड़ पौधों को खाता है जानवर। तो अब यहां से गई नाइट्रोजन पेड़ पौधों में, अब पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? जानवर। तो ये नाइट्रोजन किसके शरीर में चली गई? जानवर के शरीर में। किसके शरीर में चली गई? जानवर के शरीर में। देखो बेटा, मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन आ गई, अब नाइट्रोजन किसके शरीर में चली गई? जानवर के शरीर में। और सोचो जब जानवर मर जाते हैं,
जब जानवर मर जाते हैं, तो जानवर तो मिट्टी में, जानवरों को कहां पर छोड़ा जाता है? जानवरों के मृत शरीर को किस में छोड़ा जाता है? जानवरों के मृत शरीर को छोड़ा जाता है मृदा के अंदर। किस में छोड़ा जाता है? मृदा के अंदर। मान लो ये जानवर क्या हो चुका है? मृत। अब ये वापस किस में आ गया? मृदा में। तो जैसे ही जानवर मरेगा, इसके अंदर जो प्रोटीन चली गई थी ना, वो वापस किस में आ जाएगी? मृदा के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, इस जानवर के शरीर के अंदर, इसके मृत शरीर के अंदर जो प्रोटीन, सॉरी, जो नाइट्रोजन गई थी ना, वो किस में चेंज हो गई? अमोनिया में। किस में चेंज हो गई? अमोनिया में, जिसका सूत्र है NH3। जिसका सूत्र है NH3। एक बार वापस आओ, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन, बिजली कड़की, बिजली नीचे आके गिरी, बिजली के साथ कौन आ गया? नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को किसमें चेंज किया? नाइट्राइट। चेंज किसने किया? जीवाणु ने। किसने चेंज किया? जीवाणु। कोई बोले जीवाणु कहां से आया? मिट्टी के अंदर रहते हैं ना बहुत सारे जीवाणु मिट्टी में। फिर इस नाइट्राइट को किसमें चेंज किया? नाइट्रेट में। ये काम भी किसने किया? जीवाणु ने। अब ये नाइट्रोजन किसमें चली गई? पेड़ में। पेड़ को कौन खाएगा? जानवर। तो नाइट्रोजन पेड़ से किसके शरीर में चली गई? देखो, पेड़ ने जो अपना काम करना था ना नाइट्रोजन से, वो कर लिया। बाकी नाइट्रोजन किसको दे दी? जानवरों को। अब ये नाइट्रोजन किसके शरीर में चली गई? जानवर के शरीर में। बस अब यहां से ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन है ना, जैसे ही जानवर के शरीर में जाती है, तो जानवर इस नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? NH3 के अंदर, अमोनिया में। अमोनिया भी नाइट्रोजन का यौगिक ही है। ऐसे समझ लो ये भी नाइट्रोजन का छोटा भाई बहन है, क्योंकि इसमें N आ रहा ना, N आ रहा ना, इसका मतलब नाइट्रोजन है इसके अंदर। तो अमोनिया को चेंज कर दिया जानवरों ने, किसने? सॉरी, नाइट्रोजन को चेंज कर दिया जानवरों ने, किसमें? अमोनिया में। जब जानवर मरेगा तो इनके शरीर से क्या निकलेगा? अमोनिया। अमोनिया क्या है? नाइट्रोजन ही है। तो अमोनिया निकलेगा, और ये अमोनिया वापस किस में आ जाएगा? मृदा में। जानवर को हवा में मर के गायब थोड़ी हो जाएगा, आके तो मिट्टी पर ही गिरेगा ना। तो सारा का सारा अमोनिया वापस किस में आ गया? मृदा के अंदर आ गया। किस में आ गया? मृदा के अंदर। अब देखो यहां से दो चांस है। ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया या तो वापस इस पेड़ के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अमोनिया है ना, ये तो मिट्टी के अंदर है। तो मिट्टी में जो पादप की जड़ें हैं, वापस अमोनिया को क्या कर सकती है? अवशोषित, और वापस किस में चेंज कर देगी? प्रोटीन के अंदर या नाइट्रोजन के अंदर। तो अमोनिया या तो वापस किस में चला जाएगा? पेड़ के अंदर, या फिर कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु जो हवा में पाए जाते हैं, ठीक है, ये इस अमोनिया को किस में चेंज कर देंगे? ये इस अमोनिया को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन के अंदर। अमोनिया को किस में चेंज कर देते हैं? नाइट्रोजन के अंदर। और ये नाइट्रोजन वापस किस में चली जाती है? वायुमंडल के अंदर। तो देखो ये चक्र यहां से चला था, और ये चक्र वापस कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। ठीक है, वापस देखो, नाइट्रोजन बिजली कड़की, नाइट्रोजन मिट्टी में आई, नाइट्रोजन को चेंज किया, नाइट्रोजन पादप तक गई, पादप से जानवर के शरीर में, नाइट्रोजन किस में चेंज हो गई? अमोनिया में। जब जानवर मरा, तो ये इनके मृत शरीर से अमोनिया वापस किस में आ गई? मृदा के अंदर। तो या तो देखो अब क्या होगा, यहां से दो रास्ते हैं, या तो अमोनिया वापस किस में चला जाएगा? पादप में। तो ये चक्र चलेगा वापस, ऐसे चक्र चलता रहेगा। या फिर देखो होता ऐसा है, कुछ अमोनिया पादप में जाता रहता है, और कुछ अमोनिया को डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ अमोनिया को डायरेक्ट बदल दिया जाता है किसके अंदर? नाइट्रोजन। और डायरेक्ट बदलने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो किसके पास होता है? जीवाणुओं के अंदर। किसके पास? जीवाणु के अंदर। तो अभी तक तो देखो ये एक प्रोसेस हमारे समझ में आया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अब ये दो बच रहे हैं ना, अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण। ये इजी है बिल्कुल। देखो यहां से इस पेड़ में नाइट्रोजन आ गई थी ना इधर से, इस पेड़ को किसने खाया? जानवर ने। और जानवर ने नाइट्रोजन को किस में बदल दिया? अमोनिया में। इसे ही अमोनीकरण कहते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? अमोनीकरण। देखो यहां पर है, इस नाइट्रोजन को खाएगा जानवर, मतलब पेड़ पौधों को खाएगा जानवर, और नाइट्रोजन को चेंज करेगा अमोनिया में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमोनीकरण। क्या बोलेंगे इसको? अमोनीकरण। जानवरों के द्वारा पादप से ली गई नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अमोनीकरण। नाम से ही पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है? नाइट्रोजन को अमोनिया में
नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को, अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अमोनीकरण। क्या बोलेंगे? अमोनीकरण। अब लास्ट का बचा विनाइट्रीकरण। देखो विनाइट्रीकरण किसे कहते हैं? मैंने बताया ना लास्ट में, अमोनिया के पास दो रास्ते हैं, या तो पादप के अंदर, या तो वापस अमोनीकरण होता रहेगा, ठीक है, या फिर इस अमोनिया को डायरेक्ट किस में चेंज कर दिया जाता है? नाइट्रोजन में डायरेक्ट चेंज कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विनाइट्रीकरण। इसे क्या बोलेंगे? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। ये है नाइट्रोजन चक्र, ये है नाइट्रोजन चक्र। एक बार ध्यान देना, मैं वापस पूरा समझा देता हूं, नोटिस करना। देखो नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को पेड़ पौधों और जानवरों के शरीर तक भेजा जाता है, जिससे पादप और जीव जंतु उस नाइट्रोजन की पूर्ति करके वापस उस नाइट्रोजन को वायुमंडल के अंदर छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन चक्र को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जिनके माध्यम से नाइट्रोजन को जटिल यौगिक होते हुए सरल यौगिकों में चेंज किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन को पहले नाइट्राइट में, नाइट्राइट के बाद में नाइट्रेट में। और ऐसा करने का जो श्रेय जाता है, ये जो काम किया जाता है, वो किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है कौन सी? अमोनीकरण। और अमोनीकरण किसे कहते हैं? अमोनीकरण के माध्यम से जानवरों के द्वारा खाए गए पेड़ पौधों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? अमोनीकरण। और जो थर्ड स्टेप है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण का मतलब है मृदा में वापस आए हुए अमोनिया को डायरेक्टली नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना कहलाता है विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण। तो एक बार नाइट्रोजन साइकिल और समझा देता हूं। ये रहा नाइट्रोजन साइकिल। बिजली की कड़कन, बिजली की गर्जन से नाइट्रोजन पहुंचती है मृदा में, इसको चेंज किया जाता है सरल यौगिकों में, ये जाता है पादप में, पादप से जानवरों के पास, जानवर वापस अमोनिया में चेंज करते हैं, अमोनिया या तो वापस पेड़ में भेजेगा या वापस भेज देगा हवा के अंदर। और हवा में पाई जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु उस नाइट्रोजन को चेंज कर देंगे किसके अंदर? सॉरी, अमोनिया को चेंज कर देंगे किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर। इस प्रकार हम 3 स्टेप के अंदर या 3 स्टेप के अंदर नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र को समझ सकते हैं। अब बताओ बेटा, नाइट्रोजन साइकिल समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। नहीं समझ में आया? सर आ गया। सर आ गया। आ गया सर। यस सर। ठीक है, देखो Yes, अभी sir. जो फीडिंग थी ना, मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति। मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति का मतलब होता है उस पोषक तत्व आएगा वापस आएगा, आएगा वापस आएगा। पुनरावृत्ति होनी चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कोई चीज आकर वापस चली जाती है, आकर वापस चली जाती है। पुनरावृत्ति नहीं होगी तो वो चीज खत्म हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन का चक्र नहीं चलता, ये पेड़ पौधे सारी नाइट्रोजन को ले लेते, वापस नहीं देते, तो नाइट्रोजन तो खत्म। तो पेड़ पौधों ने नाइट्रोजन को किसको दिया? जानवरों ने। जानवरों ने वापस किसमें छोड़ा? मृदा में। मृदा से वापस किसमें चली गई? वायुमंडल में। ऐसा चक्र चलते रहना चाहिए, वरना चक्र नहीं चलेगा तो वो चीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाले वायुमंडल के लिए क्या होगा? घातक होगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था और चैप्टर का जो टाइटल था वो था पादपों में पोषण। तो पहला चैप्टर खत्म, पहला चैप्टर मैंने पूरा करवा दिया। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। इसको नोट कर लिया क्या? नोट करो बेटा, नोट करो इसको जिसने नोट नहीं किया। सर किसको? पहले तो उतारोगे ये नाइट्रोजन चक्र 3 चरणों में होता है। विनाइट्रीकरण की डेफिनेशन लिख रखी है मैंने यहाँ पे, अमोनीकरण की भी परिभाषा यहाँ पे, और विनाइट्रीकरण की भी मैं लिख देता हूँ। ये उतार के ये नाइट्रोजन चक्र उतार लेना ऐसे कैसे। विनाइट्रीकरण का मतलब है अमोनिया को सीधे ही, अमोनिया को देखो यहां से, अमोनिया को सीधे ही नाइट्रोजन में बदलना।